Good morning, students. Third provincial government 1935 स्वायत्त शासन के बारे में आज सेमेस्टर 6 के समक्ष यह बतलाने जा रहे हैं कि स्वायत्त शासन क्या है। इसके पूर्व में बहुत सी चर्चा वीडियो में हमने सेमेस्टर 6 में दे चुके हैं। तो स्वायत्त शासन के अंतर्गत 1935 का अधिनियम की मुख्य बातों पर गौर करने के बाद भारतीयों में 1 अप्रैल 1937 से भारत के तमाम राज्यों में स्वायत्त शासन को लागू किया गया और स्वायत्त शासन को लागू करने के लिए उसी समय मताधिकार के द्वारा प्रांतों में सरकार बनाना और भारतीयों को अपना अधिकार का प्रयोग के बारे में कहा गया। और उस समय भारतीय लोग जो थे वे गांधी और नेहरू के विचारधारा से अवगत हो चुके थे और यह जो अधिनियम आया 1919 के बाद यह एक लंबी खाई थी और इस खाई में मूल मंत्र यही था कि भारतीय स्वतंत्रता चाहते थे और प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या स्वायत्त शासन से संतुष्ट नहीं थे। भारतीयों की इच्छा ये थी कि अंग्रेज जो हैं वे किसी भी कीमत पर हमारा वतन को छोड़ दें और भारतीयों को पूर्ण संवैधानिक तौर पर हमें स्वतंत्रता की आगे बढ़े। वायसराय जब वहां से आया तो उन्होंने आंशिक परिवर्तन करके भारतीयों के हृदय को जीतने की बात सोची, लेकिन यह कालांतर में नहीं हो पाया। और उस समय के प्रमुख प्रांतों की चर्चा अगर हम करें तो मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और प्रांत कुल स्थान 215, 152, 112, 226 और कांग्रेस को उस समय जो प्रतिशत मिला वह 74, 65 और 62, 59 और 60% मतों से लोग आगे निकले। और अंग्रेजी हुकूमत की नीतियां जो थी वह कठोर के साथ साथ कुछ लचीलापन, कुछ अधिकार भारतीय प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दिया जाने लगा। और जब कांग्रेस के लोग स्वायत्त शासन के मंत्री के रूप में आए और अपना पदभार ग्रहण किए और पदभार ग्रहण करने के बाद कांग्रेस को उस समय लगा कि अंग्रेज हमारे हितैषी हैं और हमें प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्वायत्तता प्रदान की। भूमि कर और टैक्स और बेरोजगारी और मुख्य रूप से यह जो था इनका प्रोविंस का जो इनकम था इसको देखने का अधिकार भारतीय जो नेता थे उनको दिया गया और केंद्र में गवर्नर वायसराय सारा नियंत्रण रखता था। और लेकिन धीरे धीरे लोग यह महसूस करने लगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने देखा कि अंग्रेजों की जो नीति है वह स्पष्ट नहीं है और किसी भी कीमत में वह जो है भारतीयों को स्वतंत्रता देने के पक्षधर नहीं है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वरिष्ठ नेता होने के हैसियत से यह अधिनियम पर उन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा था कि यह अधिनियम के अनुसार संपूर्ण पद मंत्रालय कांग्रेस के हाथ में चला गया, लेकिन इस अधिनियम में बहुत सी त्रुटियां विराजमान हैं और इसमें बुराई छुपी हुई है। पूर्ण रूप से भारतीय यह मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि स्वायत्त शासन दे देने से हम खुश नहीं है, हमारा लक्ष्य और है और हम इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। इसके बाद उदारपंथी नेता के प्रभाव में जब महात्मा गांधी का आगमन होता है
तो गांधी जी ने भी उस समय की तत्कालीन घटनाओं पर अपना विचार प्रकट किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ब्रिटिशर्स हमारे हितैषी हैं और इस कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा में अंग्रेज जो है हमेशा भारत के हितैषी रहे। गांधी जी के सपनों को तब पानी फिरा उनका जब यह विचार जब लेकर के अंग्रेजों के समक्ष गए, तो उस समय लगा कि यह अंग्रेज जो है वह भारत के दुश्मन हैं। 3 माह के अंतराल में जब समय बीतता गया और समय के साथ साथ भारत में मंत्रिमंडल कांग्रेस का जब विस्तार किया गया, तो और जो लोग थे वे सोचे कि मंत्रिमंडल विस्तार और भारतीय कार्य प्रणाली से ब्रिटिशर्स कभी खुश नहीं है। भारतीय जनता भारतीयों के द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों से शोषण दोहन की नीति अपना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में डिवाइड की भावना पनप रही है और पूना मद्रास में अलग दल की मांग हो रही थी। तो 1937 में इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया। मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करने के बाद यह हमने देखा कि जब सरकार अकाल, महामारी, फ्लैग जैसे जगह पर केंद्र सरकार, ब्रिटिश सरकार जो थी वह भारतीयों की चिंता किए बगैर वह कलकत्ता में रानी विक्टोरिया के स्वागत समारोह की तैयारी कर रहा था और भारत का खजाना उसमें लुटाया जा रहा था। तो इन सब घटनाओं ने भारतीयों पर एक्ट के आने के बाद भी उनके मन मस्तिष्क में इस तरह की विचारधारा पनप रही थी कि बिना युद्ध और बिना लड़ाई का यह आगे नहीं हो सकता। और कई रिफॉर्म्स भी किया गया कि कैसे हम अकाल, महामारी, आपदा प्रबंधन के लिए हमारी दूरगामी क्या योजना होगी। प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत भारतीयों ने केंद्र शासित जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास अपना चार्टर ऑफ डिमांड को रखा, लेकिन वह डिमांड को वह दरकिनार कर दिया गया और उन लोगों का भी सारा खर्चा, उन लोगों का जो खर्च था वह खर्च धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे वे भारतीयों के पैसे पर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे थे। और इस तरह से गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप करने लगा, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता पर हस्तक्षेप करने के बाद। और मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल थे वे जब उनकी मांग को ब्रिटिशर्स नहीं मांगे तो अपने पद से 3 सितंबर 1939 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो वे प्रोविंशियल फॉर्म्स के जो नेता थे वे अपने पदों को त्याग कर और ब्रिटिशर्स के सहयोग में भारतीय लोग विश्व युद्ध में कूद पड़े। लेकिन कुछ लोग जो बहुत से अधिकांश लोग जो थे भारत को स्वतंत्र राष्ट्र और देश का जो संकल्प लिए हुए थे इसके लिए वे कार्य कर रहे थे। निरंतर कवि, पत्रकार, साहित्यकार उस समय चोरी छिपे कविताओं के द्वारा नागरिकों को आगे बढ़ा रहे थे। और प्रांतीय स्वायत्तता का मूल्यांकन, इन सब घटनाओं के बाद हम प्रांतीय स्वायत्तता जो दिया गया था, प्रोविंशियल फॉर्म एंड इवैल्यूएशंस ऑफ दिस एक्ट के तहत में हम यह कह सकते हैं, हम इस निष्कर्ष पर आए कि प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इट इज टोटली फॉल्स टू द इंडियन पीपल। आंशिक सुधार से राष्ट्रवाद और देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। उन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। पूर्व के जितने भी नियम और नियमावली बनाए गए उस नियमावली में हम परिवर्तन करते हुए और जनहित के लिए भारत को प्रांतीय संघों से अलग करके प्रोविंस में बांटना यह अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का दूरगामी परिणाम था। और भारत में राष्ट्रीय मंच में राष्ट्र प्रेम की भक्ति
बढ़ गई थी और अधिकांश लोग शिक्षित हो गए थे। अंग्रेज के काले कारनामे को लोग देख रहे थे। इस प्रकार गुण और दोषों का सामंजस्य इस मूल्यांकन प्रोविंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत में हम पाते हैं और इस निष्कर्ष पर देखते हैं कि धीरे धीरे कैसे यह एक्ट बना और एक्ट में क्या क्या चेंजिंग आया और चेंजिंग के बाद कमी बेसी को दूर करते हुए भारतीय यातनाएं सहने के बाद में अंग्रेज अब अंदर से डर गए और डरने के बाद धीरे धीरे वे इस मूल्यांकन के बाद अपना शासन को समेटने का सोचने लगे। जगह जगह बम्बार्डमेंट होने लगा। तो इस तरह की घटनाएं उनके मानस पर बिठा दिया गया कि भारत के लोग अब सजग हो गए हैं। हिंदू और मुस्लिम जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है वह दोनों की शक्ति एक हो गई है। जब तक एक नहीं थी तब तक हम बहला फुसला कर शासन कर लेते थे, लेकिन आज जब एक हो गया है तो हमें वो दिन दूर नहीं कि मैं जिस छल कपट के बल पर अपना भारत में वर्चस्व व्यापार बनाम राजनीति के बल पर किया, तो वह राजनीति का अब धीरे धीरे अंत की दिशा में जा रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ 1935 अधिनियम एक्ट 1919 के एक्ट के बाद महत्वपूर्ण चेंजिंग के बाद भी भारत के नौजवान भारत राष्ट्र के प्रेमी के प्रति मन मस्तिष्क में आंशिक सुधार से इनका विकास संभव नहीं था। ब्रिटिशर्स हमारे शुरू से विरोधी थे और अभी भी विरोधी रहे और इन्हीं भावनाओं के कारण हमारा आंदोलन और आगे बढ़ता गया। कवियों ने क्रांतिकारी रचनाओं का सृजन किया और इन रचनाओं के बाद भारत के युवा मानस जो थे वह युवा मानस धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और एक झंडे के तले आए और इस एक्ट की कमियां का उजागर हुआ और जगह जगह आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। धन्यवाद।